Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civilo Concept. Today I am going to discuss the topic simple stress and strain. सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। जब किसी डिफॉर्मेबल बॉडी में हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है उस लोड के अकॉर्डिंग। तो इस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए बॉडी में इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होता है। तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही स्ट्रेस कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि एक सर्कुलर रोड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसमें एक्सटर्नल लोड पी अप्लाई किया गया है जो कि पुलिंग नेचर का है। इस सेक्शन एक्सेस पे कट किया गया है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिंग फोर्स पी लग रहा था, तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स यहाँ पर आर जनरेट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेट इज आर अपॉन ए। सिंस पी इज इक्वल टू आर होता है इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू डेट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए हो जाएगा। पी यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला में, पी यानी लोड और ए मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यानी स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस की। सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया है। लोड का यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस का जो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। इसी को हम पास्कल कहते हैं। अब कुछ डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हम देख लेते हैं। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and 1 megapascal is equal to 10 to the power 6 Newton per meter square and 1 gigapascal is equal to 10 to the power 9 Newton per meter square and 1 megapascal is equal to 10 to the power 6 Newton per meter square होता है। उसी तरीके से अगर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखेंगे तो 1 megapascal is equal to क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम स्ट्रेसेस के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रेसेस कितने काइंड के होते हैं। स्ट्रेस जैसे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस होता है। फिर नॉर्मल स्ट्रेस कितने होते हैं, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस हो सकता है या बेंडिंग स्ट्रेस हो सकता है। और डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है। उसी तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस में भी टेंसाइल स्ट्रेस एंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है। अगर हम बात करें शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस में डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस को जनरली हम सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड शेयर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है। यानी कि अगर इंटरनल रजिस्टिव फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए किसी प्लेन पे जिस प्लेन पे हम निकाल रहे हैं स्ट्रेस, यानी कि जब हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं या लोड लगाते हैं तो उस बॉडी में क्या डिफॉर्मेशन होता है, उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए इंटरनल रजिस्टिव फोर्स जनरेट होता है। और वही अगर इंटरनल रजिस्टिव फोर्स जिस प्लेन पे हम स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहे हैं उस प्लेन पे वो परपेंडिकुलर हो जाए तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि जैसे ये एक रॉड में पुलिंग लोड लगाया गया है पी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें अगर इस पर्टिकुलर प्लेन यानी एक्स सेक्शन को हम कट करें और इस पर्टिकुलर प्लेन को हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर पुलिंग फोर्स पी था, तो इसको डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए इंटरनल रजिस्टिव फोर्स आर जनरेट हुआ जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में ये जो स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप हो रहा है उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस होता क्या है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये एक रॉड है, इसमें पुलिंग फोर्स लगाया गया है पी दो ऑपोजिट डायरेक्शन में और इसका लेंथ एल है। अब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम एक्स एक्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे देखो, इस पुलिंग फोर्स पी की वजह से इस सेक्शन पे इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल रजिस्टिव फोर्स आर जनरेट हुआ है। उसी तरीके से इस पी फोर्स के लिए जो कि पुलिंग नेचर का है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल रजिस्टिव फोर्स आर जनरेट हुआ है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब हम किसी बार में पुलिंग नेचर का अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या दूर जाने लगते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स क्या है अपने आप को पास पास में रखना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी इंटरनल रजिस्टिव फोर्स आर जनरेट हुआ है जो कि मॉलिक्यूल्स अपने जिससे कि मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का। जैसे कि इस एग्जांपल में ही हम समझ सकते हैं कि ये जो रॉड है, इस रॉड में हम क्या किए हैं, दो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाए हैं, दो कॉम्प्रेसिव लोड लगाए हैं जो इस रॉड को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स की अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे इस पी जो कॉम्प्रेसिव लोड हम लगाए थे तो इसी सेक्शन पे इस लोड के अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल रजिस्टिव फोर्स आर जनरेट हुआ है। उसी तरीके से इस डायरेक्शन वाले जो हम कंप्रेसिव लोड पी लगाए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इस लोड के अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल रजिस्टिव फोर्स आर जनरेट हुआ है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब किसी रॉड में या किसी मटेरियल में अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स अपने आप को दूर
ले जाने के लिए इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आर जनरेट करते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आर जनरेट हुआ है। हम बात करते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस को हम पॉजिटिव से जनरली डिनोट करते हैं और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव से। टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि टेंसाइल लोड लगाने की वजह से मटेरियल में क्या हो, इलोंगेशन होता है, उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव से शो किया गया है। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव से इसलिए शो किया गया है क्योंकि कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाने से उसके लेंथ में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव से शो करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को जनरली। अब हम बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कोई शाफ्ट है या किसी रॉड है, उसको अगर हम किसी मोमेंट उसमें प्रोड्यूस होता है और वो इस फैशन में बैंड हो जाता है, इस फैशन में अगर बैंड हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और नीचे वाला क्या हो गया, इलोंगेट हुआ है, और यहाँ पर एक बीच में एक न्यूट्रल लेयर है। इस न्यूट्रल लेयर पे किसी तरीके का स्ट्रेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सिग्मा ए और सिग्मा बी की, उसको हम बेंडिंग इक्वेशन से निकाल सकते हैं M/I इंटू वाई से। सिग्मा सी की बात करें यानी कि इस न्यूट्रल लेयर पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, सिग्मा सी के पहले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट लेयर पे, इस न्यूट्रल लेयर पे नहीं पड़ता है स्ट्रेस का। और सिग्मा ए बी की बात करें यानी इस ए पॉइंट पे जो मेरा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो क्या होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो इसलिए ये क्या कैसा नेचर का होगा, यहाँ पे जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा कॉम्प्रेसिव नेचर का, तो इसलिए इसको क्या लिखा गया है कि कॉम्प्रेसिव, नॉर्मल और बेंडिंग स्ट्रेस। उसी तरीके से बी की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया है, इलोंगेटेड हो गया है, इसलिए सिग्मा बी, यहाँ पर सिग्मा बी डिनोटेड बी यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंसाइल, नॉर्मल या बेंडिंग स्ट्रेस होगा। अब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस क्या होता है, इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जब किसी बॉडी में हम अप्लाई कर रहे हैं लोड, तो उसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होता है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स मेरा पैरेलल हो जाए जिस सरफेस या प्लेन के अकॉर्डिंग हम अगर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये ब्लॉक है और ये जो पी लोड लगाया गया है ये टेंजेंशियली लगाया गया है, इसको टेंजेंशियल लोड या शेयर फोर्स कहेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्सेस पे अगर हमको निकालना शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पी फोर्स है इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से इसमें क्या डिफॉर्मेशन होगा, इस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हुआ है, जो कि क्या है, इस सेक्शन एक्सेस के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस, यहाँ पर इस कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, शियर स्ट्रेस कहलाएगा। तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया डेट इज R/A। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है। सिंस P इज इक्वल टू R है तो इसलिए जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/A हो जाएगा, यानी कि लोड अपॉन एरिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो लोड लग रहा है वो क्या है, मेरा जिस सरफेस या प्लेन के अलोंग हम स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पैरेलल है। अब हम बात करते हैं टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम इसको समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक शाफ्ट दिया गया है जिसका एक एंड फिक्स है और यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट हुआ है, तो हम टॉर्शनल इक्वेशन से T/J इज इक्वल टू टॉ बाई आर इज इक्वल टू G/L से हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से टॉ इज इक्वल टू इन दोनों इक्वेशन का यूज करके टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू आर डिवाइड बाई J। जहाँ पर T की बात करें तो T तुम्हारा टॉर्क हो गया, R हो गया उस रेडियस ऑफ द शाफ्ट हो गया, और J की बात करेंगे तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट हो गया। उसी तरीके से अगर हम ये बात करें G की तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा। थीटा की अगर बात करें एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, और L होगा लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो ये था आज का स्ट्रेस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के कितने काइंड्स होते हैं। ओके, थैंक यू।